गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हम धातु और अधातु का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो धातु और अधातुओं को क्या है, हम बहुत ही सिंपल वे और आसान तरीके से पढ़ रहे हैं और सिंपल भाषा, एक देसी भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से। तो ठीक है, आज भी क्या है, हम पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं, धातु और अधातु, जिसको हम इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ लिख लिया है, उसको बाद में समझाएंगे। और आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, मैंने ले लिया है यहाँ पर रासायन विज्ञान अध्याय चल रहा धातु और अधातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल। इसमें भी क्या है, हम पार्ट 2 लेकर के आए, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले ले लिया हमने धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। पहले हम धातुओं की बात करेंगे और अधातुओं की बात भी करेंगे, ठीक है। पहले हम धातु ले लेते हैं। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, तो इसमें क्या दे रखा है कि धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके, जो धातुएं होती हैं वो वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में दे रखा है मैंने कि मैंने यहाँ पे क्या धातु को ले लिया और प्लस ऑक्सीजन के साथ में ये क्या कर रही है, अभिक्रिया। जब ये आपस में अभिक्रिया कर लेती है तो ये क्या बनाती है, हमारी धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, जैसे 2Cu प्लस O2, यानी कि 2Cu प्लस O2। इन्होंने क्या बनाया, 2CuO, यानी कि O जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ। इन्होंने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, ऑक्साइड। एक होता है हमारा ऑक्साइड और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। Cu आप जानते हैं क्या होता है, Cu कॉपर। क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ में इसने अभिक्रिया करा, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात को आपने समझ लिया। आगे 4Al प्लस 3O2, यानी कि 4Al, Al क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है ये, ठीक है। तो इसने क्या है, इसके साथ में अभिक्रिया जब करी तो इसने क्या बनाया, 2Al2 प्लस, नहीं सॉरी 2Al2 और O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे कॉपर है, समझ लीजिए इस बात को कि अभिक्रिया करते करते, जैसे कॉपर है, आपने कॉपर देखा होगा, किस किस ने देखा है कॉपर? शाबाश, लगभग सभी ने देखा है, गर्ल्स ने कम देखा। क्या है, बिजली बहुत, कॉपर में जो बिजली होती है वो बहुत तेजी से बहती है, ठीक है, और कॉपर की डोरी बढ़िया रहती है, ठीक है। तो आप कॉपर घर जाके देख सकते हो। तो 4Al2 प्लस 3O2 और यहाँ पे क्या बना हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारी धातु होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में जाके क्या करती है, धातु ऑक्साइड बना लेती है। अब क्या दे रखा है आपको, अब क्या दे रखा है आपको, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। जो धातु होती है हमारी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो करती हैं, मगर कैसे, अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। देख लेते हैं वो तरीके क्या हैं और कौन कौन से हमारे ऐसे जो है तत्व हैं या पदार्थ हैं, ये धातु हैं, वो किस किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले टर्म देखते हैं कि Na, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, आग। इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। देखो सोडियम को और पोटेशियम को, ये दो जो है, इन्हें क्या है, वायु के संपर्क में नहीं रखा जाता। अगर वायु के संपर्क में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे, आग। इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और Zn यानी कि जिंक और पीवी। पीवी क्या होता है, आपको बता सकता है, शीशा। क्या चीज, शीशा। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत जमती है, ऑक्साइड की, ठीक है। वो आगे बताएंगे, क्योंकि एक होता है हमारा ऑक्साइड, एक होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और वो दैट्स मतलब तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी जब आगे पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और दूसरा पीवी। आपने जो शीशा तो देखा होगा, जब आप शीशा जो है मुंह देखने के लिए जब खरीदते हो, ठीक है, तो
जब काफी समय जब हो जाता है शीशे को, तो उसमें क्या है, एक धुंधला 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 सा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता, आपने देखा होगा, आपके घर पे सभी के यहाँ पे शीशे रहते होंगे। अब हमारा शीशा क्या है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, वायु के संपर्क में रहता है, तो वो क्या है, अभिक्रिया तो करता है, बट वो स्लोली स्लोली धीरे 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 अभिक्रिया करता है। और जब ज्यादा समय हो जाता है तो उस शीशे का जो कलर होता है वो धुंधला धुंधला हो जाता है। मगर भैया आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप लोग क्या है, शीशे से थोड़ा दूर रहा करो, है ना, कुछ ऐसे ये इस तरीके से ना, समझ गए मेरी बात। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शीशे से क्या थोड़ी दूरी बना के रखें, अभी सही नहीं है, तो इसलिए तो समझने वाले समझ गए मेरी बात को। दूसरा टर्म्स भी हो गया। अगला है Fe, यानी कि वायु के, Fe वायु में गर्म करने पर, यानी कि जब हम वायु में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये तो अभिक्रिया करता ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। जो लोह चूर्ण होता है, लोहे का चूर्ण या लोह चूर्ण जो होता है वो तेजी से जलने लगता है, ठीक है। अगला है Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। Cu आपको पता ही होगा, Cu क्या होता है, कॉपर, क्या होता है, कॉपर। तो वायु के संपर्क में क्या होता है, इसमें क्या है, एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, परत। मान लीजिए क्या है, हमारा Cu है और इस पे क्या है, हम प्लस कर लिया हमने ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये परत जम जाती है इसके लिए। जब परत जम जाती है तो इसको क्या है, ये सिर्फ बचा के रखती है, क्या रखती है, बचा के, इसको सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसको परतें जम जाती है, राइट। तो Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की, कैसे रंग की परत चलती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगला है Ag और Au, वायु के साथ या अभिक्रिया नहीं करते, वायु में या वायु के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि चांदी और दूसरा सोना। सोना और चांदी क्या है, वायु के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, थ्योरिकल है, इसको नोट कर लीजिए और आगे की जो प्रक्रिया है वो समझाते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो दे रखा है आपको वो क्या है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे होते क्या है। देखो पहले देखा, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद से जल व लवण का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं। समझ गए इतनी बात, यानी कि वे धातु ऑक्साइड, यानी कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्या करें, अभिक्रिया करें, और दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद से, जो उत्पाद होता है, क्योंकि हमारा जो ये समीकरण दे रखा, ये क्या है, हमारे अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद, यानी कि तीर से, यानी कि एरो से आगे क्या है, हमारे उत्पाद और ये क्या है, अभिकारक। तो उत्पाद से जल व लवण का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल में दे रखा Al2O3 + 6HCl, ये क्या होगा, हमारे अभिकारक हो गए, ये क्या होगा, हमारे अभिकारक, ये क्या है, हमारे अभिकारक है दोनों, ठीक है। अब अभिकारकों से मिलकर से शुरू करो, इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनेगा, उत्पाद। तो उत्पाद में ये क्या करते हैं, एक तो हमारा जल, सीधे सीधे कह रहा है जल व लवण, तो 2Al और Cl3, ये हमारा क्या बन गया, लवण बन गया। क्या बन गया, ये लवण बन गया। और दूसरा उत्पाद क्या दे रहे हैं, ये पानी, ठीक है, ओके। और आगे है Al2O3 + 2NaOH, जो निर्माण करा, ये हमारे लवण का निर्माण कर दिया, किसका, लवण का, और ये काय का निर्माण करा था, पानी। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे दे रखा है दूसरा कि जल के साथ अभिक्रिया। अब भाई जल के साथ अभिक्रिया करना, जो धातु है हमारी, अगर जल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उस चीज को भी समझ लेते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया। पहले दे रखा है धातु, हमने क्या ले ली, धातु ले ली, क्योंकि हम धातुओं के साथ ही क्या कर रहे हैं, जल की अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। जल को और पानी, यानी पानी और प्लस क्या, धातु, तो धातु प्लस जल, यानी कि धातु और प्लस, यानी कि दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो हमारा क्या बनता है, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या फिर दूसरा क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। और प्लस क्या है, हमारा हाइड्रोजन तो निकलेगी H2, ठीक है। क्या कर रहा है, किसे, इसलिए मुझे पढ़ा रहा हूँ। तो चलो, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। धातु ऑक्साइड कब बनेगा और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेगा,
इस चीज को जो है हम आगे समझाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा 110%। चलो समझ लेते हैं यहाँ पर समीकरणों से। 2Na प्लस 2H2O, यहाँ से क्या हमने सोडियम ले लिया और सोडियम के साथ में किसको ले लिया, पानी को ले लिया, दोनों को आपस में मिक्स किया, अभिक्रिया करी, तो हमारा क्या आया 2NaOH, NaOH और प्लस क्या है H2 उत्पाद में, यानी कि हाइड्रोजन निकल लिया है। और दूसरा हमें क्या मिल लिया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हमारी Na धातु थी तो इसमें हमारे साथ क्या आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख लेते हैं 2NaOH, 2NaOH, ये हमारा क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा OH जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH अगर जुड़ रहा है Na, यानी कि पहली बात तो क्या है, ये हमारा NaOH क्या है, क्षारक है, NaOH क्या है, क्षारक, और ये इसके साथ में जब ये जुड़ेगा पानी और प्लस क्या है हमारा Na यानी कि सोडियम, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ना कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड नहीं बनेगा। आगे दे रखा Ca प्लस 2H2O, यानी कि Ca ले लिया और प्लस H2O, तो हमारा क्या बना, 2CaOH और प्लस हाइड्रोजन तो हमारी निकल ही रही है, हाइड्रोजन तो हर कंडीशन में निकलेगी, ठीक है। तो CaOH ये भी क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा हमारा, ये भी हाइड्रोक्साइड। अगर OH अगर जुड़ रहा है, OH अगर जुड़ रहा है तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, हमारा क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2O। यहां पर क्या है, FeO4, FeO, तो यहाँ पे ये हमारी, तो ये क्या है, ये धातु ही, Fe क्या थी, धातु, और धातु के साथ में क्या जुड़ गया, हमारा ऑक्साइड जुड़ गया। यहाँ पर क्या, धातु के साथ में हमारे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्साइड, इस वाली धातु के साथ में क्या जुड़ा, हाइड्रोक्साइड, मगर Fe ये भी क्या है, हमारी धातु है, इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्साइड, यानी कि सिंगल और O जुड़ रहा है, यानी कि Fe3 यानी कि O सिंगल है, H नहीं जुड़ गया, OH अगर OH होता है अलग चीज होती है, वो आपको शुरू में बताया। तो ये क्या बन गया हमारा, ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन से यहाँ पर निकल लीजिए। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि 2Na और Ca, 2Na और Ca, यानी कि Na और Ca, ये क्या है, हमारी अधिक क्रियाशील तत्व है। कैसे हमारे अधिक क्रियाशील तत्व है। और दूसरा Fe जो है, Fe ये क्या है हमारा, कम क्रियाशील, कैसा, कम, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए और आगे की प्रिपरेशन करना है बाद, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब क्या दे रखा है आपको, देखो ये कि अलग अलग, ये 2 जो लग रहा है इसका मतलब क्या है, अलग अलग, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करती है। यानी कहने का मतलब यह है, अलग अलग धातु जल को, किसके, जल को अलग अलग अवस्था के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती है। चलो ठीक है, समझ लेते हैं इसको। पहला दे रखा है आपको Na और पोटेशियम और Ca, यानी कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम और Ca क्या होता है हमारा, कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि Al, Fe और Zn, यानी कि Al, Fe और Zn जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल वाष्प आपने देखा होगा, जैसे जाड़ों में होते हैं तो उसमें क्या कोहरा सा उड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प होता है वो। तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये Fe है और Zn, ये क्या करते हैं, जल वाष्प के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तीसरा दे रखा है आपको Mg, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है हमारा Mg, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैसे जल के साथ करते हैं, गर्म जल के साथ, ठीक है।
यहाँ पे आपको यही दे रखा था कि धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ क्या करती है, वो अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे क्या है, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। चौथा दे रखा है आपको Ca और Mg अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन, इसमें से क्या निकलती है हमारी? हाइड्रोजन। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। तो क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन जैसे कि बुलबुले Ca और Mg सतह पर चिपक जाते हैं। कहां पर चिपक जाते हैं? उसकी सतह पर चिपक जाते हैं, और हाइड्रोजन क्या होगी? उत्पन्न होगी, ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थ्योरी का कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी। पांचवा है Au, Ag और Cu और Pb यानी कि सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले इसको नोट कर लो और आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया। ठीक है, देखो आप क्या देखा है आपको तीसरा ऑप्शन, क्योंकि दो ऑप्शन हम क्या पढ़ चुके हैं, अब आएगा तीसरा, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो हमारी धातुएं होती हैं और जो अम्ल होते हैं, अम्ल के साथ वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं और किस प्रकार नहीं करती हैं। या फिर मान लीजिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो वो उत्पाद में हमें क्या देती हैं? उत्पाद में हमें क्या देती हैं? मान लो लवण दे सकती हैं, हाइड्रोजन दे सकती हैं। अब वो देखते हैं क्या देती हैं और क्या नहीं देती। देख लेते हैं यहाँ पर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। धातु यहाँ पर क्या ले लिया धातु को, और यहाँ पे क्या ले लिया है तनु अम्ल। अम्ल भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल और दूसरा सांद्र अम्ल। तो यहाँ पर क्या है, तनु अम्ल को लिया, किसे? तनु अम्ल। तो धातु प्लस तनु अम्ल यानी कि इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे उत्पाद में क्या आते हैं? लवण, और दूसरा क्या आएगा? हाइड्रोजन। यानी कि जब हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो हमें एक तो प्राप्त होता है लवण और दूसरा प्राप्त होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जांपल में देख लीजिए, Fe+2HCl। ठीक है, 2HCl, HCl क्या है यहाँ पर? अम्ल है। कैसा अम्ल है? तनु अम्ल। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? FeCl2 यानी कि ये लवण है। ये क्या है हमारा? लवण। और यहाँ से क्या मिल गई हमें? हाइड्रोजन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2Al प्लस 6HCl, तनु अम्ल हो गया, और प्लस क्या हो गया? धातु है। ये एल्युमिनियम क्या है हमारी? धातु। तो धातु और प्लस हमने क्या ले लिया यहाँ पर? तनु अम्ल। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? 2AlCl3 यानी कि लवण है। क्या है हमारा? लवण। और यहाँ से क्या मिल गया हमें? हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम धातु को तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद में एक तो लवण मिलते हैं, दूसरी कौन सी? हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखो इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, ज्यादातर क्या बिल्कुल ऐसे समझ लो, ये हाइड्रोजन तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, चाहे हम अधातुओं की जो है अभिक्रिया कराएं या फिर हम धातुओं की कराएं। ठीक है, तो हमें हर कंडीशन में क्या है? हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, और आपने देखा भी होगा काफी रिएक्शन और काफी हमने अभिक्रियाएं करी हैं, तो उनमें से क्या है? हमें हाइड्रोजन जरूर मिलती है, हाइड्रोजन जरूर निकलती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने बताया था आपको अम्ल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। इससे पहली वाली क्लास में, यानी पहले जो पिछले लेसन निकल गया है उसमें मैंने बताया है, जो लेसन था अम्ल, क्षार, लवण, तो उसमें मैंने क्या ये लिखवाया था, एक बार और देख लेते हैं। एक होता है हमारा सांद्र अम्ल। कौन सा? सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल कम मात्रा में हो, तो वह हमारा कहलाता है सांद्र अम्ल कहलाता है। दूसरा है हमारा तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो तथा जल अधिक मात्रा में हो, हमारा तनु अम्ल कहलाता है। सिंपल सी बात है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। और अब क्या दे रखा है आपको? चौथा, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्या? अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने धातु ले लिया। क्या ले लिया? धातु A प्लस धातु विलयन, यहाँ पर B ले लिया। ठीक है, देखो जब इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उत्पाद में। तो उत्पाद में क्या होगा? लवण विलयन। जो हमारा लवण का विलयन आएगा वो हमारा यहाँ पर उत्पन्न होगा A, और धातु B। ठीक है, धातु भी मिलेगी हमें। देखो एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें धातु ले ली। क्या ले ली? यहाँ पर Fe, ये क्या है? हमारी धातु है। प्लस CuSO4, CuSO4 ले लिया, और प्लस क्या ले लिया हमने? धातु। यहाँ पर क्या है? CuSO4 क्या है? ये लवण विलयन है। क्या है? लवण विलयन।
कैसा छींका आ रही है, जुकाम हो गया, ठंड लग गई, पंखे की हवा में सोई हो गया, कोई दिक्कत ना। तो Fe+Cu SO4 जब हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है FeSO4। क्या मिलता है? FeSO4 प्लस Cu, यानी कि हमें धातु भी मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? धातु। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक धातु थी Fe, ठीक है, धातु थी नहीं थी, मगर जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तब भी हमें धातु मिल रही है। यहाँ पर तब भी हमें क्या मिल रही है? धातु। यहाँ से देखो हमने Fe लिया, धातु है, ये धातु विलयन लिया, सॉरी लवण विलयन लिया, तो लवण विलयन लिया और धातु लिया। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक तो लवण विलयन मिल गया है, यानी कि लवण विलयन हमारे पास यहाँ भी था और यहाँ भी क्या मिल गया हमें? लवण विलयन। तो इसलिए इस वाली धातु को हमने किससे दर्शाया? ए से, और इस वाली धातु को दर्शाया बी से, और लवण विलयन इस वाले को मैंने दर्शाया था बी से और इसे दर्शाया ए से। कहने का मतलब ये है कि मैंने धातु और लवण विलयन का जब मैंने रिएक्शन करा तो मुझे क्या मिला? लवण विलयन और धातु तो मिली, मगर धातु यहाँ पर क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ पर क्या थी? हमारी Fe थी और यहाँ क्या हो गई? हमारी Cu। मगर यहाँ पे लवण विलयन अलग था, मगर यहाँ पर क्या है? चेंज है। FeSO4 है और यहाँ पे CuSO4 है। आई इतनी बात समझ में? आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने यहाँ पे धातु ए लिखा है और धातु यहाँ पे बी लिखा है, और यहाँ पे क्या है? लवण विलयन बी लिखा है, लवण विलयन ए लिखा है। आप सोच रहे हो पता नहीं क्या लिखा है ना? तो यही है कि यहाँ पर जब मैं धातु को ले रहा हूँ और लवण विलयन को ले रहा हूँ, जब इनका रिएक्शन कराना हो तो मुझे क्या मिल रहा है? लवण विलयन मिल रहा है और दूसरा धातु। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारे पास जो धातु थी Fe थी और यहाँ पर धातु क्या है? समझ गए साहब? कहने का मतलब ये है कि Cu कहाँ पहुंच गया हमारा? यहाँ आ गया, यानी कि SO4 का इसने क्या है? साथ छोड़ दिया और किसके साथ में कनेक्ट हो गया? Fe के। किसके साथ में? Fe के। देखो ये कारण होता है क्यों है? यहाँ पे हमारे जो तत्व होते हैं, कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, कौन सा तत्व हमारा मध्यम क्रियाशील है, तो उसी के कारण ही क्या होता है? मान लो Fe कितना क्रियाशील है और Cu कितना क्रियाशील है, तो उसी के साथ में क्या है? यहाँ पर ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जब समझ में आ जाएगी, जब आपको पता लगेगा कि कौन सा तत्व हमारा अधिक क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो ठीक है, पहले इसको नोट कर लेते हैं और बताते हैं आपको आगे कि कौन कौन से तत्व कितने क्रियाशील हैं, कौन से मध्यम है, कौन से लो है। ओके, पहले नोट कर लो, फिर कराते हैं उसे। अभी क्या है, मैं चर्चा कर रहा था कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है, या फिर सबसे कम क्रियाशील कौन सा तत्व है। ठीक है, पानी बाद में पीली पर यहाँ देख लो। ठीक है, तो धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, यानी कि इनको व्यवस्थित किया गया, या व्यवस्था है या फिर व्यवस्थित किया गया। अब इसे बोलते क्या? सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। निम्नलिखित है, क्या है देखिए। पहले क्या रखा है मैंने? पोटेशियम यानी कि K, फिर सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb और हाइड्रोजन H। यहाँ पर स्पेस कम रहेगी तो यहाँ पे लिख लिया। 10 पे कॉपर Cu, 11 पे मरकरी यानी कि पारा ही बोल देते हैं इसको, और Hg, सिल्वर Ag और गोल्ड यानी कि सोना Au। अब देखो सारी की सारी क्या है? आपकी धातुएं। क्या है ये? धातु। अब ये धातुओं में जो कौन सा तत्व, इन धातुओं में कौन सा तत्व ऐसा है जो अधिक क्रियाशील है, तो कौन सा होगा हमारा? पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम क्या है? फर्स्ट पे हमारा, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। अब सोडियम क्या है? उससे कम है, क्योंकि सोडियम 2 नंबर पे आ रहा है। अधिक कौन सा हो गया हमारा? पोटेशियम। और पोटेशियम से कम कौन सा हमारा? सोडियम। और सोडियम से कम कौन सा हमारा? कैल्शियम। जो कि देखो, अब सोडियम से मैं कहूं कि सोडियम से कम क्रियाशील वाले तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। यहां तक आ जाएंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो इस तरीके से अब मान लो कैल्शियम, कैल्शियम से कम कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो इस तरीके से क्या मतलब मैं मान लिया कि छात्र मैंने मान लिया ये फर्स्ट में आ गए। किस में आ गए? फर्स्ट वर्ग में आ गए। कौन से वर्ग में आ गए? फर्स्ट वर्ग में। और 7 और मान लीजिए 11 तक, ये कौन से वर्ग में आ गए? हमारे मध्यम वर्ग में। ठीक है, और ये कौन से में आ गए? हमारे बिल्कुल निचले स्तर पे।
यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो सिल्वर यानी कि Ag और गोल्ड AU, ये क्या है हमारे बहुत ही लो क्वालिटी में, बिल्कुल लो क्रियाशील है। कैसे हैं? बिल्कुल लो, यानी कि निचले पायदान पे आकर के क्या है ये क्रियाशील है। और ये क्या होगा हमारे मध्यम, और सबसे जो टॉप पे होगा क्रियाशील वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यानी कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है। ये थोड़ा मध्यम में आते हैं, यानी कि जो सबसे कमजोर है उससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, अब ये क्या है बेचारे बहुत कम है। ठीक है, ये क्या है बहुत कम क्रियाशील तत्व है, ये मध्यम क्रियाशील तत्व है, और ये क्या है फर्स्ट वर्ग के क्रियाशील तत्व है, यानी कि ये क्या है सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा हमारा पोटेशियम। तो ये याद भी कर लेना और क्रम से भी याद कर लेना। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा, मान लो मैथ पूछने लगा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या कहोगे मैग्नीशियम, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील तत्व है। तो इस तरीके से मैं पूछ भी सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पूछ लूं कि सिल्वर और गोल्ड में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या कहोगे Ag। अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि ये सिल्वर और गोल्ड में कम क्रियाशील तत्व कौन सा, तो क्या कहोगे गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको एक क्रम में याद करने पड़ेंगे, इसमें क्रम में आप इसको याद कर लेना। और ट्रिक भी होता है, ट्रिक कोई खास इतना काम नहीं कर पाता है, ट्रिक के द्वारा मत चलो, अपने माइंड के ज्यादा भरोसे लो। ठीक है, तो आप क्या है ना याद कर लेना, और याद करी हुई चीज क्या वो सॉलिड रहती है। और ट्रिक में क्या, ट्रिक में थोड़ा सा पहले आप ट्रिक को लिखोगे फिर बनाओगे तब जा करके क्या है उसे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट रहेगा याद करना। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, पहले इसको नोट कर लो और फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो अब जो दे रखा है आपको वो दे रखा है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातुओं की हम क्या करेंगे अधातुओं के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। चलो धातुओं की अधातुओं के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से काफी सारे बच्चे हैं, अभी मैं जब लिख रहा था कि ये जो साबिया है ये बहुत खिलखिला कर हंस रही थी, हा 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 हा, जैसे रावण आई हो है ना। तो मैं ये पता नहीं रहता कि टीचर यहाँ पे लिख रहा है, पढ़ा रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, आप उसे समझ लो, ये मायने नहीं रखता आपके लिए। जब मैं उतार रहा हूं तो आपने उतारने पे ध्यान रखें, से नोट करने पे ध्यान रखें। एक बात याद रखना बेटा, अब चाहे लिख के रख लिए इस बात को, चाहे तो इस बात को लिख के रख लेना। और सभी बच्चों के लिए ये बात है कि प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, कि प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, और जीते जी तन ढके और मरे न छोड़े साथ। अगर यहाँ पे अगर तुम पढ़ना आ रहे हो तो अपनी प्रीत को ऐसा रखो कि अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, जिस चीज को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज आपका जीते जी तो साथ दे, मगर मरने के बाद भी क्या है आपका नाम बना रहे उस चीज से। लिख लेना इस बात को, दोबारा बोलूं समझ गए। कपास जानते हो क्या होता है, कपास जानते हो नहीं जानते, रुई। लो भैया मेरे बच्चे तो कपास को भी नहीं जानते, कपास कपास होती है रुई, क्या होती है रुई, समझ गए। तो कपास जैसी प्रीत रखो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी अंट संट बस अपने दिमाग में जो आया चल गया बस बात खत्म। ठीक है, चलो इसी बात समझ हो गई। तो धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं कि जब हम धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। पहले दे रखा है तत्वों को अभिक्रियाशील संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जो कोष होते हैं यानी कि हमारी जो कक्षाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करने के या उन्हें भरने के तरीके से क्या है हम उस चीज को समझ सकते हैं, वो समझाऊंगा मैं आपको। तो तत्वों को अभिक्रियाशील संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। दूसरा दे रखा है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब होता है रिच, मालदार, ठीक है, जिसके पास पैसा हो, अपार धन हो, तो वो क्या होता है हमारा धनायन, यानी कि धनी, धन आ जाना इसमें, धन से क्या हो गया जिसके पास धन है, यानी कि वो रिच है, मालदार है, धनायन है। तो ऐसे ही क्या है हमारे जो तत्व होते हैं उनमें भी क्या है अमीरी और गरीबी चलती है। भाई कौन सा तत्व क्या है अमीर है और कौन सा तत्व क्या है गरीब है, तो उसको हम इस भाषा में नहीं बोल सकते अमीर और गरीब, हम बोलते हैं धनायन और दूसरा होता है ऋणायन।
तो धातु संयोजकता कोष से, कोष होती है हमारी कक्षा, कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूं, Na ले लिया, देखिए चमक रहा है क्या उसमें, चमक रहा है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, Na, और Na की जो हमारी परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है बालको, 11 होती है। इसकी जब हम कक्षा को भरेंगे, पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, और दूसरी में 8, और तीसरी में 1। यानी कहने का मतलब ये है पहली कक्षा को भी क्या कर रहा है, ये पूर्ण कर रहा है, और दूसरी को भी क्या कर रहा है, कंप्लीटली पूर्ण कर रहा है। अब वो जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में बाह्यतम जो कक्षा आ गई इसकी, बाह्यतम कक्षा तो यही कहलाई है इसकी, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 1 है। कितना है, 1। अब 1 है, अब पूरा करने के लिए 7 चाहिए इसको। अब 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे, बहुत बड़े ज्यादा मतलब ज्यादा वो हो गया, धन हो गया, इतना पैसा कौन देगा इसको, इतने इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे। तो फिर क्या करता है, इसलिए ये सोच लेता है कि मैंने 2 कक्षाएं क्या है अपनी पूर्ण तरीके से भर ली। अब जो मेरे पास जो बचा है ये, इसे क्या कर देता हूँ, डोनेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डोनेट। तो अब इसने 2 कक्षाओं को पूरा कर लिया, और जो बाकी 1 बचा है इसको कर दिया इसने डोनेट, यानी कि प्रदान कर दिया दूसरे को। बोला भाई तू अपना काम चला ले, मेरे पास क्या 2 कक्षाएं कंप्लीट हो गई और मुझे 7 मिल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या है ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो जब डोनेट कर देता है तो हमारा Na क्या बन जाता है, प्लस का चार्ज बन जाता है, यानी कि ये क्या है, हमारा धनायन है। क्या है, धनायन। कितनी बात आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दे रखा है अधातु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, भाई मान लीजिए अपने पास क्या है, Cl, क्या है, यहां लिख लूं, चमक रहा है यहाँ पे, yes. मेरे पास क्या है, Cl, और Cl की जो परमाणु संख्या वो होती है कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17। अब देख लो पहली जो हमारी कक्षा है उसमें कितने बनेगा, 2, दूसरी में 8, और तीसरी में 8 तो 10, कितने 7। यानी कि जो हमारी बाह्यतम कक्षा है इसकी Cl की, वो क्या है, कंप्लीट नहीं हो पा रही। कंप्लीट करने के लिए उसे कितने चाहिए, 1 चाहिए। अब ये क्लोरीन कहेगा, मान लीजिए क्लोरीन को हमने Na को साथ में कर लिया, दोस्त समझिए इनको, ये कहेगा कि तेरे पास क्या है, ये 1 बच रहा है, 1 मुझे दे दे, जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये उसे मुझे दे दे। तो उससे लेकर के ये क्या कर लेगा, इसे अपने 2, 8 और 8 पूरे कर लेगा, यानी कि अपनी कक्षा को क्या कर लिया इसने पूरा। मगर क्या था, कमी तो इसके पास रह रही थी, मगर कमी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। अब इसके पास क्या है, ये फालतू बच गया था, कि भाई चल फालतू। अब इसने सोचा कि भाई मेरे पास 1 की तो कमी है, 1 इधर से लेकर के अपना काम चला लूं। तो इसमें इसका मतलब Cl, ये किसका हो गया, हमारा ऋण आयन का। कैसा हो गया हमारा, कैसा चार्ज लग गया इस पे, ऋण आयन, यानी कि Cl माइनस चार्ज लग गया इस पे, और इस पे कैसा चार्ज देगा हमारा, प्लस का। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो थोड़ा छोटा रूप करके दिखाया मैंने यहाँ पे, अभी क्या है पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से और डीपली तरीके से अभी समझाया जाएगा, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मगर इनकी जो तत्व है, इनकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब आगे दे रखा है चौथा, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं आदान प्रदान के द्वारा जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, ठीक है। आगे बताएंगे अभी डीपली तरीके से। पहले क्या है, जो थ्योरिकल है आप इसको समझ लो और इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चैन कहाँ से जब तक पिटाई न लगे तब तक कौन सा मानेगा जो। देखो आप क्या दे रखा है आपको, NaCl का निर्माण। क्या दे रखा है आपको, अब NaCl का निर्माण। देखो जिसमें कि NaCl में क्या है, Na है प्लस Cl है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। तो ठीक है Na, तो Na का यहाँ पे हम क्या है समझ लेते हैं कि जो Na की परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11। तो 11 होगी, तो ये कक्षाओं में क्या है, पहली कक्षा में कितना बचेगा, 2, दूसरी में 8, और तीसरी में क्या है 1 बच जाएगा, 1 बचेगा नहीं, कम रह जाएगा, यानी 7 की जरूरत है सर, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितनी है, 8 होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे क्या है 1 रह गया है। तो 2, 8, 1, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Na है, ठीक है। Na ने क्या करा, यहाँ पे अपने पास क्या रख लिए, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए,
अपनी कक्षाओं में कितने रख लिए? 2 और 8। तीसरी कक्षा को नहीं भर रहा, यानी बाह्यतम कक्षा को नहीं भर रहा। तो यानी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा वो यहाँ पर इससे क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। चलो ठीक है। अब क्लोरीन कितना है? क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी? 17 होती है। तो जो इसका आएगा 2, 8 और कितना? 7। यह आएगा। मगर यहाँ पर क्या है, ये बाह्यतम कक्षा को पूरी नहीं कर पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। तो ये क्या करेगा? जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कहीं से ले लेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। अब दूसरी बात, जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो ये क्या कर लेगा? ये बना लेगा 2, 8, 8। इसने अपनी तीनों कक्षाओं को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। देखो समझ लो, जैसे एन है, परमाणु संख्या 11, तो कितना करा? 2, 8 और 1। ठीक है। तो जो Cl है, Cl ने कहा है कि भाई चल तेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? बच रहा है। तो इसे क्या है? मुझे दे दे। तो Na ने Cl को दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 लिया तो इसने क्या है? पूरे 2, 8, 8 यानी तीनों कक्षाओं को क्या कर लिया? बराबर कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया उसने। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और त्याग करके किसे दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। ठीक है। अब ये 7 बच रहा है, ये वाला 7 को पूरा करने के लिए यहाँ पर इसने क्या कर लिया? 8 कर लिया। ठीक है। इन्होंने आपस में क्या है? साझेदारी करके इसने अपनी कक्षा को पूरा कर लिया और इसके पास जो 2 कक्षाएं थी वो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हो गई थी। मगर यहाँ पे क्या है? ज्यादा कम रह रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं दे पाता। तो इसलिए इसने क्या करा? इसको त्याग दिया। और त्याग करके किसे दे दिया? क्लोरीन को। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमारा Na क्या हो गया? हमारा प्लस का चार्ज हो गया, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। और Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये माइनस का, यानी कि ये क्या है? हमारा धनायन और ये क्या है? हमारा ऋणायन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप क्या है? इसको नोट कर लीजिए और फिर समझाते हैं कुछ आगे। ठीक है। अब क्या दे रखा है आपको? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है, किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। और लेसन का भी जो है अब लास्ट ही चल रहा है बिल्कुल। तो धातुओं की प्राप्ति, देखो धातुओं की प्राप्ति किन किन प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला दे रखा आपको अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा धातुओं का परिष्करण। यानी कि इन 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? धातुओं की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले अयस्कों का समृद्धिकरण समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो अयस्कों का समृद्धिकरण जो होता है वो 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, पानी से साफ करके, किससे? पानी के द्वारा हम साफ करके कर सकते हैं। दूसरा है छान करके, जैसे आप चाय छानते हो या फिर आटा छानते हो, ठीक है, छल्ली होती है, छानते हो, तो इस तरीके से छान के भी हम क्या है? कर सकते हैं। तीसरा है रासायनों का उपयोग करके, यानी कि हम रासायनों का उपयोग करके भी कर सकते हैं। चौथा है चुंबक द्वारा, यानी कि चुंबक जो आपने देखी होगी, बचपन में खूब खेले होंगे, हम खूब खेले, धागे हम बांधे बस पीछे पीछे खड़े खड़े खूब। तो चुंबक द्वारा नाली में हाँ नाली में घुमाई हमने चुंबक। हाँ नाली में क्या हो सकता है? 1-2 रुपए का सिक्का पड़ा हो या कुछ बोल्ट पड़ा हो, तो खूब चुंबक घुमा गए हम। तो अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है? हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। आपने इसको समझ लिया? ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब दे रखा है आपको धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जो 3 लिखे थे मैंने, उनमें 3 में से क्या है हमारा? दूसरा। तो धातुओं का निष्कर्षण होता है क्या? पहले आप इसको समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या धातुओं को लिख लिया, क्रमवाइज लिख लिया। तो इसमें जो टॉप लेवल के जो धातु आ रहे हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? हमारे अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक क्रियाशील। जो यहाँ पर आ रहे हैं ये होते हैं हमारे मध्यम क्रियाशील। कैसे? मध्यम क्रियाशील। जो सबसे लो में आ रहे हैं, सबसे नीचे आ रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं? हमारे कम क्रियाशील। ठीक है, इतनी बात मैं क्या पहले आपको बता चुका हूँ, और एक बार और समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील जो तत्व है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हमारे उच्च दर्जे में आ रहे हैं। तो ये कैसे हो गए हमारे? अधिक क्रियाशील। और अधिक क्रियाशील होने के बाद ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। ये किस में नहीं मिलते?
स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते और इनका अपघटन यानी कि इनको जो मतलब फाइंड आउट किया जाता है या निकाला जाता है या निष्कर्षण निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा। यानी कि ये हमारी विधि है इनको प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, Na है और Cl, यानी कि NaCl है साधारण नमक। तो इसमें से क्या है, मुझे Na अलग करना है, Cl अलग करना है और ये दोनों क्या है, इसमें मिक्स है। मगर हम जब इन दोनों को अलग करेंगे तो हमें विद्युत अपघटन द्वारा इनको अलग करना पड़ेगा। यानी कि विद्युत बिजली दे करके इसको, इस वाले विलयन को विद्युत यानी कि बिजली दे करके हम इन्हें क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। चलो उस बात को हम बाद में समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, ठीक है। मगर ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते और विद्युत अपघटन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं हमारे मध्यम क्रियाशील तत्व। यह हमारे मध्यम क्रियाशील तत्व है। तो इनको जो निकाला जाता है वो निकाला कार्बन अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन अपचयन द्वारा। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से क्या होता है कार्बन अपचयन द्वारा ये समझेंगे, ठीक है। अब है क्रियाशील तत्व, यानी कि जो लो में आ रहे हैं जैसे कार्बन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो हमारे ये कैसे हो गए, कम क्रियाशील तत्व हो गए। तो इनको क्या है, देखो ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ये क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है। तो आजाद रूप में यानी कि स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, ठीक है। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप में आजाद है, ये अपने मन की मालिक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना समझ लिया होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर बताता हूं मैं आपको विद्युत अपघटन होता क्या है, ठीक है। अब क्या है आपको विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जो पहले मैं बता रहा था कि इसके बारे में आपको बताएंगे। तो विद्युत अपघटन होता क्या है, ठीक है। ये एक विधि है, क्या है, ये एक विधि है। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार नहीं, तो उसे समझ लेते हैं। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो एग्जांपल में मैंने ले लिया NaCl से Na का निष्कर्षण, यानी कि NaCl यानी कि ये पूरा दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन है और प्लस क्या है, सोडियम। तो इसमें से हम सोडियम को अलग कैसे करेंगे? तो इसकी जो विधि होती है विद्युत अपघटन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या है, एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? मेरे पास क्या है, बीकर है और इस बीकर में क्या भर रहा है बाल को, आपका NaCl का विलयन है, ठीक है। किसका? NaCl, ठीक है, NaCl इसके अंदर भरा हुआ। अब इसमें से Na मुझे अलग करना है, सोडियम और क्लोरीन अलग करना है। यानी कि ये दोनों क्या है, एक जगह मिक्स है, इनको मुझे अलग अलग करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या है, मैंने लगा रखा कैथोड। ये वाली साइड बोल जाएगी हमारी कैथोड और ये वाली एनोड। एनोड क्या है हमारी प्लस चार्ज पे है और कैथोड क्या है हमारी माइनस चार्ज पे, ठीक है। कौन सी है? माइनस चार्ज पे। तो चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हमने बैटरी लगा रखी है। ये क्या है हमारे पास, बैटरी। इस बैटरी से जब हम करंट इसमें छोड़ेंगे यानी कि विद्युत प्रवाहित करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का चार्ज लगा रखा हमने, प्लस का लगा रखा। जब इसमें विद्युत छोड़ेंगे तो Na यानी कि सोडियम जो है हमारा कैथोड पर, यहाँ जो तली है इसकी, ये यहाँ पर आके क्या है, चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। और क्लोरीन कहाँ, यहाँ पर। कुछ तो चिपक जाएगा और कुछ क्या है, गैस के राय उड़ जाता है। क्लोरीन क्या है, गैस ही तो है, तो कुछ क्या है, उड़ जाती है। यानी कि Cl कुछ उड़ जाता है। क्या जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अपघटन विधि द्वारा जो हमारे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं या फिर तत्व हैं उनको हम किस तरीके से उनका निष्कर्षण करते हैं। तो इसका विद्युत, पहली बात तो इसके अंदर विद्युत आ रहा है यानी कि बिजली। इसमें क्या है, बैटरी के दोनों तारों को जोड़ करके इसमें विद्युत प्रवाहित कर देते हैं। कैथोड पर यानी कि Na यहाँ पर इसकी तली पे आके चिपक जाता है, क्लोरीन यहाँ पर और कुछ जाता है उड़कर, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, NaCl से Na का निष्कर्षण। Na क्या है हमारी, यहाँ पर आकर चिपक गया, चिपक गया ये आकर के, और Cl उड़ गया। अब पहला क्या है कि धातु, Na क्या है हमारी, धातु है। Na क्या है, धातु है। तो धातु कैथोड पर आकर क्या है, यहाँ पर चिपक जाएगी और क्लोरीन एनोड पर यानी कि ये एनोड, यहाँ से क्या है, ये उड़ जाएगी और थोड़ा बहुत क्या है, चिपक जाता है, ठीक है।
तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत अपघटन होता क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर